चलिए स्टूडेंट्स, तो हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट हमारा 3 कंप्लीट हो चुका था। आज 4th पार्ट है इसका। ठीक है ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में स्टमक के बारे में बताया था, पेट के बारे में बताया था, किस किस तरीके से करके उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं और किस किस तरीके से करके वो फंक्शन करता है। चलिए आज जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, है ना। चलिए तो मैं बिना देर किए हुए इस टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, है ना, कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था स्टमक के बारे में। स्टमक का जो लास्ट स्ट्रक्चर था वो क्या था? ड्यूडेनम था, है ना, जो कि कुछ इस तरीके से करके जुड़ा हुआ था। एक मिनट, ये हमारा ड्यूडेनम वाला हिस्सा था, ग्रहणी जिसको बोलते हैं। और यहाँ से ये कुछ इस तरीके से करके आ जाएगा और उसके बाद फिर इस तरीके से करके हमारा जो होगा वो, है ना, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं इसे कैसे करके इसका स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, एक दूसरा मार्कर भी ले लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। ये हमारा था आमाशय यानी कि स्टमक। क्लियर है। यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से करके। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक छोटी सी संरचना होती है जो हर एक ह्यूमन के अंदर में पाया जाता है, हर एक मानव में पाया जाता है। हालांकि इसका हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं है। इसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स। क्लियर है। ये हमारे यहाँ पर पत्ती जैसी संरचना होती है। क्लियर है। जिसका नाम है पैनक्रियाज, अग्नाशय इसे बोलते हैं। ठीक है। और ये जो हिस्सा है ना, इसको मैं थोड़ा सा फिल कर देता हूँ। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है। इतना क्लियर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ होता है ना। बट अभी हमने समझने के लिए इसको क्लियर बना लिया है। चलिए, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना, ये कहलाता है रेक्टम। क्लियर है। इसका नाम क्या है? रेक्टम। मलाशय इसे हिंदी में बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये बीच का हिस्सा, क्लियर है, जहाँ से ये स्टार्ट होता है, ऐसा बोल सकते हैं ना। जिस जगह से ये स्टार्ट होता है, मतलब ये हमारा, एक मिनट पहले मैं इसको बता देता हूँ। इसे हम हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी ड्यूडेनम। ये वाला हिस्सा होता है। क्लियर है। एरो मार्क रेड से बना देते हैं, आपको आसानी से दिख जाएगा। ठीक है। आमाशय का जो लास्ट पार्ट होता है, यानी स्टमक का जो लास्ट पार्ट होता है, और उससे जो बाहर ला करके और ये ज्वाइंट करता है। ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला जो हिस्सा होता है, ये, इसका नाम हो जाता है जेजुनम मध्य आंत्र, मतलब मध्य आंत, राइट।
ये इस तरीके से करके है। और ये लास्ट वाला जो पार्ट होता है अपेंडिक्स को मैं थोड़ा इस तरफ लिख देता हूँ, ये आपको पहले से ही आप इसके बारे में जानते हो कि ये वाला हिस्सा अपेंडिक्स कहलाता है। ये लास्ट वाला जो पार्ट होता है जो कि यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, कट तो नहीं रहा ना, चलिए आ जाएगा यहाँ पर नाम। तो ये हमारा जो होता है डुओडेनम होता है, ये जेजुनम होता है और ये इलियम होता है। इलियम इसे हम बोलते हैं शेषांत्र, मतलब शेष आंत्र है ना, लास्ट वाला जो हिस्सा होता है ये, ठीक है। ये इसका नाम हो गया, एरो मार्क से देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहीं पर फिनिश कर देता हूँ। ये रेक्टम वाला पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है रेक्टम के बाद ये वाला जो हिस्सा होता है जहाँ से ये स्टार्ट होता है अपेंडिक्स के जस्ट बाद, ये वाला जो हिस्सा होता है ये कहलाता है सीकम। सीकम। और ये वाला जो पार्ट हो सकता है, बीच वाला जो हिस्सा बोल सकते हैं, ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है कॉलन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सीकम, यहाँ से यहाँ तक कॉलन और यहाँ से यहाँ तक का लास्ट वाला एरिया जो हो गया वो क्या कहलाए, इसका बृहदांत्र, मतलब कॉलन इसको हम बोलते हैं। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया। इट मीन्स ये जो है हमारी बड़ी आंत हो गई, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारी क्या हो गई, छोटी आंत। क्लियर है? डायग्राम क्लियर समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? एक बार देखिए जरा, चलिए ठीक है। अब मैं पहले इसके काम के बारे में बता देता हूँ। स्पेस तो अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बड़ी आंत के बारे में यहाँ पर लिख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। क्या खास बात होती है तो याद रखिएगा, इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है, लेकिन क्या होता है चौड़ाई अधिक होती है ना। इट मीन्स विड्थ जो होती है वो ज़्यादा होती है ना, हम ऐसा लिख लेते हैं, चौड़ाई अधिक होती है। और चौड़ाई अधिक होने के कारण ही लंबाई कम है, फिर भी इसका नाम क्या हो गया, बड़ी आंत हो गया। इधर मैं लिख देता हूँ छोटी आंत के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है तो 6 to 6.9 मीटर, कहीं कहीं पर 7 मीटर भी लिखा हुआ मिलेगा, आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल थोड़ा सा का फर्क है, ठीक है। तो हमारा जो छोटी आंत होता है इसका लंबाई कितना हो गया 6 to 6.9 मीटर, इट मीन्स लगभग 7 मीटर। छोटी आंत याद रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन का जो होता है मेन पार्ट यही होता है, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन एंड, और क्या क्या हो रहा है, एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि डाइजेशन का मेजर पार्ट जो होता है वो कहाँ प्रोसेस होता है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्लियर है? दूसरा चीज़ क्या बताया गया है कि हमारा जो एब्जॉर्प्शन भी होता है, इट मीन्स जो खाने का जो एनर्जी हमें मिलेगा खाने में से, वो भी कहाँ से अवशोषित होगा, वो भी यहीं पर होगा, ठीक है ना। एक अंगुली नुमा संरचना होती है जिसे हम रसांकुर बोलते हैं, और वो क्या करता है,
वो खाने में से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अभी मैं बताऊंगा 2 मिनट में, ठीक है ना। इट मीन्स ऐसा बोल सकते हैं क्या, पाचन का मुख्य भाग यही पूरा होता है, ठीक है। अब याद रखिएगा डाइजेशन होता कैसे। तो ये जो हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये ऊपर से तो दिखने में ऐसे पाइप जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन ये अंदर से कैसा होता है 2 मिनट उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से करके होता है, ध्यान से देखिएगा। कट नहीं ना रहा, चलिए। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम बोलते हैं विलाई, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, विलाई। देखिएगा यहाँ प्रोसेस कैसे होता है। ये मान लेते हैं कि खाने का एक बड़ा सा टुकड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टार्टिंग में ये टुकड़ा इतना बड़ा रहेगा, ऊपर से जब प्रेशर अप्लाई होगा तो धीरे धीरे खाने का टुकड़ा अंदर की तरफ खिसकता चला जाएगा। कहाँ से, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है। इसी तरीके से करके डाइजेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। खाने का टुकड़ा जो है वो इतना बड़ा है पहले, है ना, हमने चबाया है, और चबाने के बाद भी वो कैसा है, काफ़ी बड़े साइज का है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही वो यहाँ से पास होना शुरू होगा, धीरे धीरे करके क्या होगा, वो इसमें से घिसना शुरू हो जाएगा, और इसके बीच में क्या हो जाएगा, मूवमेंट होगा, और मूवमेंट होकर के क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो और छोटा हो जाएगा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, फिर जब बिल्कुल और आगे बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो और छोटा होता चला जाएगा। आप गौर कर रहे हैं इस बात को। ये क्या होगा, यही हमारा डाइजेशन का एक्चुअली में मेन प्रोसेस होता है ना। मतलब क्या हो गया, पहले जो हमारे फूड का जो पीस था, खाने का जो टुकड़ा था, वो कैसा था, बड़े साइज का था। जब वो आमाशय में से होकर के पास हुआ था, है ना, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे करके वो आकर के यहाँ पर हमारा जो स्टमक होता है ना, उसके अंदर में क्या होता है, बहुत सारा तरीके का इसमें एसिड जो होता है वो मिक्स होता है, और वो क्या करता है, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ना। बहुत सारे तरीके का हमारे पास में डाइजेस्टिव जूस था, है ना, वो क्या करता है, वो इस खाने में मिक्स हो जाता है, और मिक्स होकर के क्या करता है, खाने को तो सबसे पहले बैक्टीरिया फ्री करता है। बैक्टीरिया फ्री करने के बाद वो क्या करता है, इसके डाइजेशन में, है ना, हेल्प करना शुरू कर देता है। प्रोटीन का डाइजेशन भी यहीं पर होता है ना। लेकिन कैसा होता है, वो बोला जाता है कैसा, मतलब पूरी तरीके से नहीं, है ना। वो पूरी तरीके से प्रोटीन जो होता है यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं होता है, वो जस्ट पेप्टोन में बदल जाता है। चलिए, अब उसके बाद वो खाना जो है वो इसको पार करने के बाद वो ड्यूडेनम से होते हुए, क्लियर, वो ड्यूडेनम से होते हुए कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। इट मीन छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत में क्या होता है, सबसे ज़्यादा पाचन का प्रोसेस होता है छोटी आंत में। आप देख रहे हैं छोटी आंत की लंबाई कितनी है, 6 to 6.9 मीटर। याद रखिएगा। वैसे हम बोल सकते हैं इसको बड़ी आंत, लेकिन क्योंकि लंबाई इसकी ज़्यादा है, लेकिन नहीं, चूँकि इसकी चौड़ाई कम है, ये एक पतले से पाइप की तरह संरचना है, इसलिए इसका नाम है छोटी आंत। ये जो अंदर से आपको रेड कलर में मैंने दिखाया है, ये कहलाएगा छोटी आंत। बात समझ में आया कि नहीं। ये बहुत लंबी होती है, इसकी लंबाई लगभग 6 से 6.9 मीटर, यानी कि लगभग 7 मीटर के करीब में होती है। हाँ, उतना लंबा बनाना संभव नहीं था, इसलिए मैंने छोटा बनाया। चलिए आगे देखिएगा। छोटी आंत में पाचन का मुख्य भाग यहीं पर पूरा होता है ना। डाइजेशन का जो मेजर पार्ट होता है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। क्लियर है। याद रखिएगा किस किस तरीके से करके डाइजेशन होता है। तो याद रखिएगा इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में, यानी कि छोटी आंत के अंदर में का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से करके होता है। इसे हम विलाई बोलते हैं। सबसे पहले खाना जो होता है वो बड़े पीसेस में होता है, फिर वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ा, फिर क्या हो गया, वो जैसे जैसे इसमें से पास होता चला जाएगा, ये घिसता चला जाएगा, है ना, और घिसता चला जाएगा। खाने का टुकड़ा जो होगा इसके बीच में रगड़ता चला जाएगा, धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, और छोटा होता चला जाएगा, है ना। और खाने का सबसे पहले बड़ा पीस होगा, फिर और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, और यहाँ करके बिल्कुल बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा। और इस तरीके से करके हमारा जो खाना होता है वो क्या हो जाएगा, इसमें से डाइजेस्ट होना
शुरू हो जाता है। आपने कभी कभी देखा है ये मसल्स जो होती है ना, दोनों साइड की जो दीवारें होती है वो थोड़ी टाइट रहती है, इसी के कारण जो होता है वो खाने को उसमें से जब पास होता है तो खाना उसमें घिसता है और धीरे धीरे करके हमारा खाना जो होता है वो पचना शुरू हो जाता है। चलिए, अब एक बात और है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है ना। आपने खाना खाया और पता चल रहा है कि वो यहाँ तक पहुँचने के बाद दर्द करना शुरू कर देगा। दर्द करना शुरू कर देगा इट मीन्स क्या है कि खाने का जो बड़ा पीस है वो इसमें से पास नहीं हो पा रहा है ना। आपने कोई हार्ड खाना खा लिया या फिर कुछ ऐसा भी खा लिया जो कि मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड था और दूसरा चीज़ की काफ़ी बड़े पीसेस थे उसमें, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ से पास करने में, इट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन से पास करने में प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा। प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा तो क्या हो जाएगा, आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। फिर जा करके हम क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन लेते हैं। वो मेडिसिन क्या करती हैं बताइए, वो क्या करते हैं, इस मसल्स को रिलैक्स करती है और इस मसल्स को जैसे ही रिलैक्स करेगी तो फिर खाना जो होगा वो एज इट इज पास होना शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा सा आसानी हो जाता है डाइजेशन में, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाता है। इसलिए खाने को बहुत अच्छे से चबा करके खाना चाहिए। ये आप देख रहे हो ना इसका स्ट्रक्चर, जितना ज़्यादा छोटा रहेगा खाने का पीस, जितना ज़्यादा छोटा रहेगा वो इस विलाई से, मतलब ये जो संरचना बनी है उसमें से आसानी से पास होगा। इट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन से आसानी से पास होगा और आसानी से पास होने के बाद क्या हो जाएगा, वो उसका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से होगा, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना जो होता है इसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद ये आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। अब आप बोलोगे सर फिर लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है ना। खाना का जो एब्जॉर्प्शन था वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो गया, तो याद रखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर है, किस चीज का होता है, वाटर का। वाटर एब्जॉर्प्शन, इट मीन्स पानी का पाचन। पानी का पाचन सर कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, क्लियर है। लेकिन बचा हुआ चीज़ों का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहाँ होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। ये एक दोनों जगह का जो पार्ट होता है अपेंडिक्स कहलाता है, जहाँ जॉइंट वाला पार्ट होता है वो, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो मैंने आपको नाम बताया है। सबसे पहला भाग जो होता है हमारा ड्यूडेनम कहलाता है। आप देख रहे होगे यहाँ पर पिक्चर में, यहाँ पर थोड़ा सा रेड से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये स्टार्टिंग जो होता है वो क्या कहलाएगा, ड्यूडेनम कहलाएगा। क्लियर है। फिर जाकर के यहाँ से धीरे धीरे करके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो ये जो बीच का जो हिस्सा होता है इसका, ये बीच का हिस्सा जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये क्या कहलाएगा सर, तो ये जेजुनम कहलाएगा। आप देख रहे हो यहाँ से मैंने एरो मार्क करके यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया है, जेजुनम, है ना। क्लियर है। और ये हो गया ड्यूडेनम। और फिर जाकर के जब इसमें से आगे की तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं और लगभग ये अपनी 7 मीटर लंबाई को जब पूरा करने वाला होता है तो लास्ट का वो एरिया जो कि किससे जुड़ा हुआ है बताइए, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ पर ज्वाइंट है। तो ये जो हिस्सा है ये हिस्सा क्या कहलाएगा, इलियम कहलाएगा। क्लियर है, यानी कि हिंदी में इसे ग्रहणी, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, जेजुनम, यानी कि मध्यांत्र, है ना, मध्यांत ऐसा बोल सकते हैं। और ये शेषांत्र, मतलब शेषांत यानी कि अंतिम, है ना, शेष किससे बोलते हैं, अंतिम को, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, है कि नहीं। तो यहाँ से जब लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगा तो ये वाला जो स्टार्टिंग का जो जगह होता है जहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ता है उसके थोड़ा सा आगे का, ये क्या कहलाता है, सीकम कहलाता है। यहाँ पर मैंने आपको एरो मार्क दे करके बताया है, ये क्या कहलाएगा, सीकम कहलाएगा। उसके बाद जब हम इससे थोड़ा और आगे बढ़ते चले जाते हैं तो ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ से वो क्या कहलाएगा, कॉलन कहलाएगा, है ना। सीकम एक्चुअली स्टार्टिंग होता है और स्टार्टिंग के जस्ट ऊपर का जो एरिया हो गया ना, यहाँ से भी, यहाँ भी, ये भी, ये सब क्या कहलाएगा, कॉलन कहलाएगा, यानी कि वृत्तांत्र, ठीक है। और उसके बाद फिर जब ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा तो ये वाला हिस्सा जो होता है, ये लास्ट वाला, ये और टर्निंग के पास का ये हिस्सा जो है ये क्या कहलाता है, रेक्टम कहलाता है ना। हमारा खाना जब खाने से जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है उसके बाद फिर जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ जा करके, वो हमारे रेक्टम में जा करके स्टोर रहता है, ठीक है। इस तरीके से करके ये हमारा क्या था, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का और लार्ज इंटेस्टाइन का बेसिक स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब इसमें कैसे कैसे करके एंजाइम्स काम करते हैं, कहाँ पर क्या होता है, पैनक्रियास क्या रिलीज करता है, उससे क्या होता है, ये हम बारी बारी से हर एक पार्ट्स को पढ़ेंगे, है ना। एक ही बारे में सारी चीज़ों को समझाना स्टूडेंट्स पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ये बेसिक स्ट्रक्चर बता करके और मैंने इसका डायग्राम से आपको क्लियर कर दिया कि कौन कौन का हिस्सा क्या काम करता है। क्लियर है। चलिए, तो आप इसको एक बार ज़रा बढ़िया से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। फिर मैं आपको इसके आगे और बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है।
स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है ना। ये आप समझ गए ना, इस तरीके से करके हमारे स्टमक से लेकर के और स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होते हुए खाना जो है वो डाइजेस्ट होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है ना। जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारा क्या जवाब था, बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, जो हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में देखा था। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ जा कर के फिनिश होता है, तो हमारा जवाब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में फिनिश होता है, ठीक है। खाने का जो फूड का जो प्रोसेस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिनिश होता है। उसके बाद फिर फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होने के बाद वो एज ए वेस्ट मटेरियल वो आगे की तरफ बढ़ जाता है, और साथ के साथ में चला जाता है वाटर। और वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है, या बोल सकते हैं कंप्लीट एब्जॉर्प्शन जो होता है, यानी कि पूर्ण अवशोषण जो होता है, वो कहाँ होता है, बड़ी आंत में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है, 6 से 6.9 यानी कि लगभग 7 मीटर, है ना। और बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है, चौड़ाई ज़्यादा होती है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है बड़ी आंत। इसका काम है वाटर एब्जॉर्प्शन करना, या फिर बोल सकते हैं कंप्लीट एब्जॉर्प्शन करना। क्लियर है, इसका काम बड़ी आंत, छोटी आंत में एब्जॉर्प्शन प्लस डाइजेशन दोनों का प्रोसेस हो गया, ठीक है। कैसे डाइजेशन होता है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ उन सारी चीज़ों की जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि किस किस तरीके से करके हमारे सलाइवा में क्या क्या होता है और किस किस तरीके से करके डाइजेशन करता है। फिर हमारा जो ये पैनक्रियाज जो है, पत्ती जैसी जो संरचना होती है ना, ये क्या रिलीज करता है और इसे किस तरीके से करके डाइजेशन होता है, ठीक है ना। बारी बारी से हम सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको शुरू करता हूँ सबसे पहले हमारे वकल कैविटी से, वहाँ पर कौन सा हमारा जो ये एंजाइम था जो कि हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा था, उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा और देखिएगा ये बहुत बढ़िया से समझाया हुआ है। अगर फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो मुझे, ठीक है। चलिए तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। हाँ, एक बात और है कि डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमेशा फिनिश कहाँ हो रहा है। अगर आपसे सवाल अलग अलग तरीके से किया जाएगा तो डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो फिनिश हो रहा है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्लियर। लेकिन एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है वो फिनिश हो रहा है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि बड़ी आंत में, ठीक है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की जगह पे थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं और हम बनाते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, है ना। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं क्या, पाचन ग्रंथि। अब पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं। डाइजेस्टिव का मतलब हो गया खाने को पचाने में हेल्प करने वाला, है ना। ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, ग्रंथि। व्हाट इज ग्लैंड्स? तो ग्लैंड्स का डेफिनेशन मैं आपको बताऊं शॉर्ट में। ग्लैंड्स का सीधा सा मतलब होता है सब्सटेंस का सिक्रेशन, ठीक है। सब्सटेंस का मतलब हो जाता है पदार्थ का सिक्रेशन, अस्त्रवल। बात समझ में है? कुछ ना कुछ इसमें से जो होता है वो जूस निकलता है, डेट इज नोन एज ग्लैंड्स। यानी कि ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो ग्रंथि का मतलब हो जाता है जिसमें से कोई चीज़ ऑटोमेटिक बाहर निकलता है अकॉर्डिंग टू टाइम, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रंथि, है ना। तो हमारी बॉडी में जितनी भी तरीके के ग्रंथि है उसमें से कुछ ना कुछ पदार्थ निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्लैंड जो होता है वो कुछ इस तरीके से करके होता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला ग्लैंड्स हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, तो 1 नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था सिलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है। यानी कि इसे हम हिंदी में बोलते हैं, बताइए क्या नाम था इसका, लार ग्रंथि। कहाँ पाया जाता है ये बताइए। सिलेवरी ग्लैंड हम लोगों ने पढ़ा था, सिलेवरी ग्लैंड लार ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो हमारे मुंह में, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोकेशन कहाँ हो जाता है इसका, वकल कैविटी में, ठीक है। क्लियर है। इसमें से निकलता क्या है ना,
इस ग्लैंड से क्या निकलता है? सलाइवा, है ना, यानी कि सब्सटेंस, यानी कि पदार्थ कौन सा होता है सर? तो वो होता है लार, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं? सलाइवा। और स्थान कौन सा होता है? तो वकल कैविटी, वकल कैविटी को हम क्या बोलते हैं? मुख गुहा। ठीक है, क्लियर है ये, है ना। हमारे जो सलाइवा होता है वो सलेवरी ग्लैंड से निकलता है। थोड़ा सा इसके बारे में डीपली जान लेते हैं। चलिए, मैं आपसे पूछूंगा कि क्वांटिटी कितना होता है, यानी कि मात्रा कितनी होती है इसकी। तो याद रखिएगा, मात्रा जो है वो पर डे के अकॉर्डिंग हम इसमें से देखते हैं, है ना। तो ये लगभग 1.5 लीटर पर डे, मतलब क्या हो गया कि हमारा जो होता है लगभग एक दिन में 1.5 लीटर के करीब में ये निकलता है। याद रखिएगा, हमारे मुंह से लार 1.5 लीटर निकलता है, जानते हैं कि नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि हम खाना खाते हैं तब भी, और वैसे भी हमारे मुंह में थोड़ा बहुत गीला बना हुआ रहता है, वो जस्ट सलाइवा की वजह से, ठीक है ना। तो क्वांटिटी कितना हो गया? 1.5 लीटर पर डे। इसका पीएच मान कितना होता है? पीएच वैल्यू, है ना, यानी कि पीएच मान कितना हो जाएगा? तो ये लगभग 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8। इट मीन्स क्या? थोड़ा सा एसिडिक होता है ना। यार बात समझ में आई कि नहीं? बहुत ज़्यादा जो 7 होता है वो तो न्यूट्रल होता है, आपको पता होगा, है ना। और जैसे जैसे हम कम होता चला जाएगा पीएच वैल्यू, वैसे वैसे क्या हो जाएगा? एसिडिक जो होगा वो ज़्यादा होता चला जाएगा, और 7 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बेसिक हो जाएगा। इट मीन्स 7 से अगर कम जैसे जैसे होते चला जाएगा वैसे वैसे उसकी अम्लीयता बढ़ती चली जाएगी, और 7 से ज़्यादा जैसे जैसे होता चला जाएगा वैसे वैसे क्षारीयता बढ़ती चली जाएगी, यानी कि उसका बेसिक प्रॉपर्टी जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। तो पीएच वैल्यू कितना होता है इसका? 6.8 होता है। क्लियर है? इसमें क्या होता है अब ध्यान से समझिएगा। तो याद रखिएगा, इसमें मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि ये जो हमारे पास सलाइवा होता है ना, तो इसके अंदर में 2 तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं और एक ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें लगभग 99% जो होता है वो क्या होता है? वाटर होता है, यानी कि जल की मात्रा होती है। कितनी होती है? लगभग 99%। और 1% जो होता है वो क्या होता है? एंजाइम होता है। बाहर तो नहीं जा रहा ना, चलिए। तो 1% क्या हो गया सर? एंजाइम हो गया, ठीक है। 99% वाटर होता है और 1% एंजाइम होता है। इट मीन्स ओवरऑल 1.5 लीटर में देखा जाएगा तो 1.5, है ना। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारे पास जो एंजाइम होता है, ये जो वाटर होता है वो तो ठीक है, जो एंजाइम होता है तो कौन सा एंजाइम होता है? तो हमें पता है कौन सा एंजाइम होता है, मैंने आपको फर्स्ट भी बताया था, जल्दी बताइए। हमारे सलाइवा में, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मैंने आपको फर्स्ट भी बताया था, तो इसमें होता है टाइलिन एंजाइम, ठीक है ना। है ना, इसे हम हिंदी में बोलते हैं टाइलिन। क्लियर है? टाइलिन एंजाइम होता है, और ये करता क्या है? तो ये करता है डाइजेशन ऑफ, क्या चीज का पाचन करता है बताइए? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, याद रखिएगा। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। क्लियर है ना, टाइलिन में। अच्छा, क्या सिर्फ टाइलिन एंजाइम पाया जाता है? तो नहीं, याद रखिएगा, इसमें एक और एंजाइम पाया जाता है, और उस एंजाइम का नाम क्या होता है? उस एंजाइम का नाम होता है लाइसोजाइम, ठीक है। उस एंजाइम का क्या नाम है? लाइसोजाइम। ये क्या करता है? तो ये क्या करता है? बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, टू किल बैक्टीरिया, है ना। बात समझ में आया कि नहीं? बैक्टीरिया को मारता है। कौन से बैक्टीरिया को सर? तो प्राइमरी बैक्टीरिया को, जो थोड़े बहुत बैक्टीरिया होंगे, जैसे खाना काफ़ी देर का रखा हुआ है, ठीक है ना, तो उस केस में। चलिए मैं जरा इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ।
याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं ना, पाचन ग्रंथि, उसमें से सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लैंड्स। तो हमने उस पदार्थ को, उस पार्ट्स को बोला है, उस हिस्से को बोला है जहाँ से क्या होता है, कुछ ना कुछ सब्सटेंस सिक्रेशन होता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ पदार्थ का स्त्रवन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथि। सबसे पहले होता है सिलेवरी ग्लैंड्स, है ना। सिलेवरी ग्लैंड्स मीन्स लार ग्रंथि जिसे कहा जाता है। कहाँ होता है ये, है ना। लार ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, जिसमें से लार निकलता है, तो वह हमारे मुंह में पाया जाता है ना। बायोलॉजी की भाषा में बकल कैविटी में पाया जाता है, यानी कि मुख गुहा में पाया जाता है। कौन सा पदार्थ निकलता है इस ग्रंथि से, तो इससे निकलता है सलाइवा यानी कि लार निकलता है। क्वांटिटी यानी कि कितना मात्रा में लगभग निकलता है, तो 1.5 लीटर पर डे, यानी कि लगभग 1.5 लीटर, है ना। और ये जो आंकड़ा बताया जाता है ना, ये 18 साल की उम्र के लोगों का बताया जाता है ना। अब छोटे बच्चे में मत खोजने लग जाना कि 1.5 लीटर कहाँ से आ गया सलाइवा, है ना। चलिए, पीएच वैल्यू कितना है सर इसका, तो 6.8 होता है इसका पीएच वैल्यू, ठीक है, समझ में। इट मीन्स ये कैसा होता है, ये एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है, इट मीन्स अम्लीय होता है ना, अम्लीय होता है। लेकिन कैसा होता है, हल्का सा अम्लीय होता है। चलिए, तो ये जो लार होता है एक्चुअली इसका क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, मतलब किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है ना। तो याद रखिएगा इसके जो अवयव होते हैं लार के, वो कौन कौन से होते हैं, वाटर होता है प्लस एंजाइम होता है, क्लियर है। तो वाटर कितना होता है सर, 99% वाटर होता है। एंजाइम कितना होता है, 1% होता है। याद रखिएगा, मैं बताता भी जा रहा हूँ, थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो 1% एंजाइम पाया जाता है। सर कौन सा एंजाइम होता है, तो टैलिन एंजाइम होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी। क्या करता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। क्या सिर्फ टैलिन एंजाइम होता है, तो नहीं, इसमें एक और एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम, क्लियर है। ये क्या करता है सर, तो ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। बात समझ में आनी, यहाँ तक में हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का पहला पार्ट है, जिसे हम सिलेवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, यानी लार ग्रंथि बोलते हैं, वो हमारे यहाँ समाप्त होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, पर डे कितना रिलीज होता है ना, इसमें वाटर का परसेंटेज कितना होता है, इसमें एंजाइम कितना होता है, कौन कौन से दो एंजाइम रिलीज करता है ये, ठीक है ना, कौन से दो एंजाइम का सिक्रेशन करता है ये, है ना, यानी कि कौन से दो एंजाइम का स्त्रवन करता है ये। तो हमें याद रखना टैलिन और लाइसोजाइम। टैलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है ना, और ये जो है कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है बताइए, तो मैंने आपको बताया था माल्टोज में बदल देता है ना, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और किस में बदल देता है, माल्टोज में, क्लियर है। और ये क्या करता है, लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। क्या इसके अलावा और भी कोई काम करता है, तो याद रखिएगा खाने को चिकना बनाता है ना। तो भोजन को क्या करता है, चिकना बनाता है। चिकना बनाने का क्या मतलब है, इट मीन्स उसमें अगर सलाइवा मिक्स हो जाएगा, तो अब हमारा खाना जो है वो हमारे ईसोफेगस से, इट मीन्स ग्रास नली से जो होगा वो आसानी से हमारे आमाशय तक पहुंच सकता है, क्लियर है। चलिए, तो एक बार जरा इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं इसको आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है ना। और एक काम कीजिएगा ना स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा जस्ट 2 सेकेंड पहले का, और उसके बाद फिर हम इसका थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बात और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो हमारा जो स्नेक होता है, स्नेक आप सबने देखा होगा, और उस सबका जो पॉइजन होता है, सांप का जो जहर होता है, वो भी एक तरीके से उसके अंदर सलाइवा ही है ना। यानी कि सांप का जो जहर होता है वो भी क्या है, एक तरीके से उसका सलाइवा है, यानी कि वो लार है। और इसी का वो क्या करता है, इस्तेमाल करता है, क्या करने के लिए बताइएगा, डाइजेशन के लिए। कैसे, आपने देखा होगा सांप जो होता है वो मेढक को खा जाता है या चूहे को खा जाता है, तो उसके बाद क्या करता है वो क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो सिलेवरी ग्लैंड्स है वो हमारा समाप्त हो रहा है। इसके बाद फिर हम दूसरा आ जाते हैं पैनक्रियाज पे, है ना। दूसरा जो है, जब हमारे स्टमक में खाना आता है तो क्या होता है, वहाँ पर पैनक्रियाज दूसरा जो हमारा ग्लैंड्स होता है ना। इसे हम बोलते हैं अग्नाशय, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से करके जब हमारा जो ईसोफेगस वाला हिस्सा था, ईसोफेगस बोल रहा हूँ मैं, ड्यूडेनम वाला जो हिस्सा था जिसे हम ग्रहणी बोल रहे थे, है ना, और इस जगह पे जो होता है
संरचना होती है कुछ ऐसे गोल सी, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे हल्का सा घुमा हुआ टाइप में होता है। और ये हमारा जो था लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गया था, है ना। इस तरीके से करके, तो ये जो संरचना होता है ना, यही कहलाता है अग्नाशय, जिसे हम बोलते हैं पैनक्रियाज, या ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा नुकीला टाइप का होता है, इजी वे में बन जाएगा। चलिए, तो ये पैनक्रियाज जो होता है ये क्या होता है, सिचुएशन, मतलब क्या क्या करता है ये। तो आइए बात करते हैं इसका जो लोकेशन होता है, तो कहाँ होता है, अंडर द स्टमक। इट मीन्स आमाशय के नीचे, क्लियर है। आमाशय के नीचे ये पाया जाता है हमारा अग्नाशय। याद रखिएगा, हम दूसरे वाले की बात कर रहे हैं ना, पहले हम लोगों ने सिलेवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम अग्नाशय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कहाँ पाया जाता है, लोकेशन इसका कहाँ होता है, अंडर द स्टमक, इट मीन्स आमाशय के नीचे, क्लियर है, आमाशय के नीचे होता है। चलिए, अब क्या होता है इसमें से कि ये किस तरीके का शेप होता है, इसका शेप कैसा होता है, लीफ लाइक, इट मीन्स किस तरीके का होता है सर, तो ये होता है पत्ती नुमा संरचना। पत्ती नुमा मतलब समझते हैं ना, पेड़ के जो पत्तियां होती है उसी तरीके से करके, ठीक है। इसमें कुछ लीफ लाइक है ना, पत्ती नुमा संरचना होती है। चलिए, इसमें दो प्रकार के ग्लैंड्स जो होते हैं इसके अंदर में मिक्स होते हैं, इट मीन्स दो प्रकार के जो हमारी ग्रंथि होती है उससे मिलकर के ये बना हुआ होता है। यानी कि हमारा जो आमाशय है ये दो प्रकार की ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला ग्रंथि कौन सा होता है सर, तो हमारा होता है इंडोक्राइन, ठीक है, और ये होता है एक्सोक्राइन, ठीक है। इंडोक्राइन में क्या होता है, एक्सोक्राइन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, जूस निकलता है, और ये कितना, लगभग 98%, क्लियर है। लेकिन हमारा जो एंडोक्राइन होता है ये हमारा क्या होता है, ये लगभग इसमें से क्या निकलता है, इसमें से हार्मोन निकलता है ना, इसे हिंदी में बोलते हैं अंतःस्त्रावी, और इसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य स्त्रावी। कट रहा है क्या, नहीं, चलिए, इसे हम बोलते हैं अंतःस्त्रावी, बाह्य स्त्रावी। एक्चुअली ये दो प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है, ऐसा मान लीजिए ना। थोड़ी सी मात्रा में जो होता है इसमें एंडोक्राइन भी होता है, कितना होता है सर, लगभग 2%, ठीक है, क्लियर है। और जो एंडोक्राइन होता है इसके अंदर में दो टाइप का सेल होता है, क्लियर है। इसके अंदर में क्या होता है, दो टाइप का सेल होता है, ठीक है। एक सेकेंड, अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो एंडोक्राइन होता है इसमें मैंने क्या बताया था आपको, दो प्रकार का सेल होता है, और ये जो 102% होता है लगभग मात्रा इसमें, और ये लगभग 98% जो होता है वो एक्सोक्राइन होता है। अब याद रखिएगा इसमें दो टाइप का सेल होता है, अगर मैं बात करूं एंडोक्राइन का तो कौन कौन सा सेल होता है, तो इसके अंदर में याद रखिएगा हमारे पास में अल्फा सेल होता है, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, बीटा सेल होता है।
इसमें क्या हो गया, अल्फा सेल भी हो गया और बीटा सेल भी हो गया। बीटा सेल जो होता है वो क्या करता है, इंसुलिन रिलीज करता है। इसमें से क्या निकलता है सर, तो इसमें से निकलता है इंसुलिन, ठीक है। और जो अल्फा सेल होता है उसमें से क्या निकलता है, ग्लूकागोन, ठीक है। बात समझ में आया या नहीं, समझिएगा। हमारा जो अग्नाशय होता है, इट मीन्स हमारे जो पैनक्रियाज होता है वो 2 प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है ना, जिसे हम बोलते हैं इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सेल, ठीक है। तो इंडोक्राइन जो होता है इट मीन्स उसके अंदर में 2 टाइप का सेल और पाया जाता है। एक्सोक्राइन जो होता है वो जूस रिलीज करता है ना, और जो इंडोक्राइन होता है वो क्या रिलीज करता है, वो हमारा उसके अंदर में 2 टाइप का सेल होता है, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल जो होता है वो क्या रिलीज करता है, ग्लूकागोन रिलीज करता है, और बीटा सेल जो होता है वो क्या रिलीज करता है, वो इंसुलिन रिलीज करता है। क्लियर है। और यही इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है, हमारे भोजन को डाइजेस्ट करके, हमारे ग्लूकोज को डाइजेस्ट करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। चलिए, तो ये जो इंसुलिन है ये क्या करता है, ये हमारे एक तरीके से जो ग्लूकोज से जो एनर्जी मिलता है वो सिर्फ इंसुलिन की वजह से मिलता है, ठीक है ना। अभी समझ लेते हैं उसको कैसे। चलिए, ये था हमारा बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस किस तरीके से करके ये इंसुलिन जो होता है वो काम करता है और ये ग्लूकागोन काम करता है। याद रखिएगा, जो इंसुलिन काम करेगा जो इंसुलिन काम करेगा उसका ठीक ऑपोजिट काम जो होगा वो ग्लूकागोन करेगा, ठीक है। याद रखने का सिंपल सा तरीका, जैसा काम इंसुलिन करता है उसका ठीक क्या करता है, ये ऑपोजिट काम ग्लूकागोन करता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ग्लूकागोन जो काम करता है उसका ठीक ऑपोजिट क्या करता है, इंसुलिन करता है, ठीक है। बात समझ में आया। चलिए, तो मैं थोड़ा सा अब इसके इंसुलिन और ग्लूकागोन के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसी तरीके से करके हम बारी बारी से सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे ना। आप परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम ही पर ही तो हमारी पूरी ज़िंदगी डिपेंडेंट है, इसलिए शायद ये थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा है। चलिए, चलिए मैं बात करता हूँ कि हमारे बॉडी में जो इंसुलिन निकला वो क्या करेगा। तो याद रखिएगा, हमारी बॉडी में जो इंसुलिन क्या है, एक तरीके का, बताइए क्या है, एक तरीके का हार्मोन है। क्लियर है। सबसे पहले कहाँ देखा गया था इसे, तो याद रखिएगा, डिस्कवर्ड बाय सेंगर। सेंगर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, इसका डिस्कवर किया था। और कहाँ, इन काऊ यानी कि गाय में, ठीक है। और उनके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। चलिए, क्या होता है ये, बेसिक अमाइनो एसिड होता है। और ये करता क्या, ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज प्लस इंसुलिन। क्लियर, ग्लूकोज प्लस इंसुलिन मिलकर के क्या बनाता है, याद रखिएगा, ग्लूकोज और इंसुलिन मिलकर के क्या बनाता है, ग्लाइकोजन बनाता है, ठीक है। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ग्लूकोज प्लस इंसुलिन मिलकर के क्या बनाता है, ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन क्या है, तो याद रखिएगा, ग्लूकोज का ही मॉडिफाइड फॉर्म हो गया ग्लाइकोजन। ग्लूकोज के ऊपर इंसुलिन ने रिएक्शन किया और उसको क्या किया, उसने ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। और ये ग्लाइकोजन जा करके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, स्टोर्ड इन लीवर। ये क्या हो जाता है, लीवर में जा करके स्टोर हो जाता है। याद रखिएगा, ये जो ग्लाइकोजन है ये कहाँ जा करके स्टोर हो गया, लीवर में स्टोर हो गया। और लीवर में स्टोर रहता है तो यही क्या करता है, वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के और हमारी बॉडी में एनर्जी देने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कभी हमने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया और उसके बाद भी हम ठीक ढंग से जिंदा रह जाते हैं, तो उसके पीछे रीजन होता है सिर्फ हमारे ये लीवर में जो स्टोर किया हुआ ग्लाइकोजन, यही हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। चलिए, अब अगर इंसुलिन अगर कम रिलीज होगा, है ना, यदि इंसुलिन कम बनेगा,
तब क्या होगा बताइएगा। अगर हमारे बॉडी में अगर इंसुलिन कम बनेगा तो क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है ना ये एज इट इज हमारे ब्लड में रह जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, ये क्या हो जाएगा वैसे का वैसे ही रह जाएगा। इट मीन्स जैसे ही कम बनेगा इंसुलिन क्या होगा, ग्लूकोज का मात्रा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ग्लूकोज का मात्रा बढ़ना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी में एक तरीके से बोला जाएगा मिठास बढ़ता शुरू हो जाएगा, मिठास बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये क्या कौन सी बीमारी को जन्म देगा बताइएगा। डायबिटीज, डायबिटीज को जन्म देगा ये। क्लियर है, इसी को बोला जाता है डायबिटीज। इंसुलिन का कम बनेगा, इंसुलिन जैसे ही कम बनेगा इट मीन्स हमारा जो पैनक्रियाज है वो ठीक ढंग से नहीं काम करेगा। इंसुलिन अगर कम बनेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और हमें क्या हो जाएगा, डायबिटीज पकड़ लेगा। क्लियर है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि इंसुलिन जो होगा यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और अगर ऐसा हो मान लीजिए कि इंसुलिन जो है वो अधिक बनेगा तब क्या होगा बताइए, तब हमारी बॉडी में जरूरत से ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज का डाइजेशन हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा पता है, वीकनेस आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये क्या करेगा, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करके और हमारे यूरिन में मिक्स करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। तो हमारे यूरिनेशन में जो होगा ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, जो अभी सिर्फ वाटर रहता है हमारे यूरिन में उसमें क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगा। और ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगा तो हमारा शरीर धीरे धीरे हमारे बॉडी से ग्लूकोज कम हो जाएगा। और हमारे बॉडी से जब ग्लूकोज कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंसान कमजोर होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। ये किसका काम था सर, तो ये जो था हमारा इंसुलिन का काम था। अब मैंने आपको बताया था ठीक इसी का उल्टा प्रोसेस करता है, कौन करता है, तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ इस बॉक्स में। जब हमने कई दिनों तक खाना नहीं खाया मान लेते हैं, या एक दिन तक हमने खाना नहीं खाया, तो वापस से जो हमारा ये जो ग्लाइकोजन होता है, ठीक है ना, प्लस ग्लूकागोन, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे सर, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। और फिर क्या होगा, यही ग्लूकोज हमारी बॉडी में एनर्जी देने का काम करेगा। फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। हमारे जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो कहाँ से निकलता है, तो हमारे पैनक्रियाज से निकलता है। तो यही इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो किससे निकलता है, कौन से सेल से निकलता है, तो अभी मैंने आपको बताया था बीटा सेल से निकलता है। आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाता है इंसुलिन किस प्रकार के सेल से निकलता है, तो बीटा सेल से निकलता है ना। ये एक एंडोक्राइन टाइप का सेल होता है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। ग्लूकोज और इंसुलिन मिलकर के क्या बनाता है, ग्लाइकोजन बनाता है ना। और जब अगर इंसुलिन है ना, और ये ग्लाइकोजन जो होता है यही क्या होता है, एनर्जी के फॉर्म में लीवर में स्टोर हो जाता है। अगर हमारे बॉडी में अगर ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन अगर कम बनेगा तो ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। और उसके बाद फिर इंसुलिन अगर अधिक बनेगा तब जा करके क्या हो जाएगा, इंसुलिन अगर अधिक बनेगा तो वो क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़ तोड़ करके और हमारे यूरिन में मिक्स करना शुरू कर देगा। और जब भी वो ऐसा प्रोसेस स्टार्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये वीकनेस आना शुरू हो जाएगा, इंसान कमजोर होना शुरू हो जाएगा। जब हम कई दिनों तक खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है, हम इसलिए जिंदा रह पाते हैं क्योंकि हमारे लीवर में जो स्टोर्ड था ग्लाइकोजन उसके साथ में क्या करता है, ग्लूकागोन है ना। एक तरफ तो हमारा ये इंसुलिन रिलीज हो रहा था बीटा सेल से, और अल्फा सेल से क्या रिलीज हो रहा था, तो अल्फा सेल से किस चीज़ का स्त्रवण हो रहा था, तो ग्लूकागोन का स्त्रवण हो रहा था, है ना। तो ये ग्लूकागोन और ग्लाइकोजन दोनों मिक्स होकर के क्या बनाएगा, फिर वापस से अपने पुराने फॉर्म में आ जाएगा, यानी ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाएगा। और ये ग्लूकोज जो होगा वो क्या करेगा, हमें एनर्जी देने का काम करेगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने दो फंक्शन को आज पढ़ा। सबसे पहले आपने पढ़ा कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम में जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन है वो किस तरीके से करके काम करता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा क्या कि हमारा जो सलेवरी ग्लैंड्स होता है, यानी कि जो सलाइवा निकलता है, लार ग्रंथियाँ होती है, वो किस तरीके से करके काम करता है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारा जो पैनक्रियाज होता है वो किस तरीके से करके काम करता है। चलिए, तो इस क्लास को मैं यहीं फिनिश करता हूँ।
ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे मिलते हैं लीवर के फंक्शन के साथ में कि लीवर किस तरीके से करके काम करता है ना। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप मेरे चैनल पे इस तरीके से कंटिन्यू बने रहिए और सारे वीडियोज़ को देखते रहिए। और एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एक टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो याद रखिएगा, हो सकता है कि वो टॉपिक कई पार्ट्स में हो, तो आई रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर पुराने पार्ट्स को ज़रूर देखिए। ठीक है ना, कई सारे पार्ट्स में होंगे तो आप प्रीवियस वाला देखे हुए रहोगे, तभी जा करके आपको आगे का बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मैं फिनिश करता हूँ इसको, फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।